जो लोग अनअकैडमी प्लस पर नहीं है और आना चाहते हैं, आपको 100% तक की स्कॉलरशिप मिल जाएगी अगर आप ये टेस्ट लिखेंगे 24 सितंबर को। तो ये 24 सितंबर 45 मिनट में आपको टेस्ट मिलेगा। बिग रिवॉर्ड्स मिलेंगे, आईपैड, मैकबुक एयर, डेल लैपटॉप, सैमसंग मोबाइल, JBL स्पीकर टाइप के। तो जल्दी से आप लोग इसके लिए रेडी हो जाओ। ये होने वाला है 24 सितंबर को। अगर इसके लिए कोई कोड वोड लगे तो लगा देना, ये VDIP 10 नहीं लगे तो डायरेक्टली एनरोल कर लेना। बट कर लेना, टेस्ट लिखने में बुराई नहीं है। जो अनअकैडमी प्लस के स्टूडेंट्स भी हैं तो टेस्ट लिखने में कोई बुराई नहीं, लिख दो। टेस्ट लिखने में बुराई इसलिए नहीं है क्योंकि एक आइडिया आ जाएगा आपको कि जब प्रेशर आता है ना दिमाग पे, तब आपको कितना दिमाग चलता है आपका। क्योंकि प्रेशर सिचुएशन में जो अच्छा परफॉर्म कर लेता है ना, बस उसी की वाह वाही होती है। Hello everybody, good morning. I hope all of you are fine, doing good. And a very welcome to the session CPU scheduling PYQ discussion. हम कल बात कर रहे थे कुछ PYQs की जो कि पूछे गए हैं CPU शेड्यूलिंग चैप्टर से। काफी सारे क्वेश्चंस हम कल डिस्कस कर चुके थे। आज कुछ और क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं। कुछ और मिनट्स में बाकी सब लोग ज्वाइन करेंगे हमारे साथ में, फिर हम इस सेशन को आगे बढ़ाएंगे। तब तक अगर आप लोग सारे क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हो तो एक बार कंफर्म कर दीजिए यू गाइज आर फाइन विद ऑल द क्वेश्चंस व्हिच यू हैव सॉल्व्ड ऑलरेडी। एंड कोई भी ऐसी परेशानी या कोई मुश्किल आप लोग को फेस हो रही है किसी स्पेसिफिक क्वेश्चन में, तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। आप लोगों को मेरी आवाज क्लियर आ रही है? मेरा ऑडियो एंड वीडियो बोथ आर फाइन? आप लोग कंफर्म करिए पहले। हाँ जी, तो काफी सारे क्वेश्चंस हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके थे। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस आज हम सॉल्व करने वाले हैं। आप लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किए, ट्राई किए या सॉल्व ही नहीं किए? फर्क पड़ता है उसका, डेफिनेटली बहुत फर्क पड़ेगा। आप लोगों ने अगर ऑलरेडी सॉल्व किए हुए हैं तो यू विल बी एबल टू क्विकली रिकॉल दीज क्वेश्चंस। तो हम कहाँ थे? ये हमारा क्वेश्चन हो गया था। इसकी डिस्कशन पे बात हमारी रह गई थी कि हम ये ऑलरेडी क्लासरूम में डिस्कस कर चुके थे, बट हमने यहां डिस्कस नहीं किया था। तो ये क्वेश्चन है क्या? क्वेश्चन कहता है कि यहाँ पे हर एक प्रोसेस पहले आईओ के लिए जाएगी, सीपीयू के लिए जाएगी, फिर आईओ के लिए, फिर सीपीयू के लिए वापस। प्रोसेस की प्रायोरिटी के बेसिस पे एल्गोरिदम लगानी है, एग्जीक्यूशन करना है, और प्रायोरिटी भी कौन सी? प्रीएम्प्टिव प्रायोरिटी वाला एल्गोरिदम लगाना है। प्रोसेसेस का फिनिश टाइम पूछा गया है। टाइम 0 पर हमारे पास एक प्रोसेस आती है जिसकी प्रायोरिटी है 2, 3 लोवेस्ट है, 1 हाईएस्ट है, 2 मिडिल वाला है, तो P1 को हम पहले रन करेंगे। 0 से 2 तक हमने इसको रन किया, फिनिश हो गई। उसके बाद 1 यूनिट टाइम के लिए P1, 0 से 1 आई हैव टू रन इट। 0 से 1 1 यूनिट टाइम के लिए रन हुआ। उसके बाद 1 से 2 सीपीयू रहेगा आइडल। क्यों रहेगा आइडल? क्योंकि 2 तक ही अगली प्रोसेस अराइवल हो रहा है। 1 पे हमारा P1 आईओ के लिए जाएगा अप टू 5 यूनिट टाइम, तो P1 का आईओ 6 पे फिनिश हो जाएगा। 5 प्लस 1 इक्वल टू 6। P1 वापस आईओ फिनिश करके आएगा। तब तक 2 पे हम सीपीयू को दे सकते हैं P2 को। P2 रन करेगा किस पे? P2 रन करेगा सीपीयू पे। अराइवल 2 है, लोवेस्ट प्रायोरिटी है इसकी, बट एक टाइम यूनिट तक तो रन करेगा क्योंकि अकेली प्रोसेस थी। रिमेनिंग इज 2। और उसके बाद हाईएस्ट प्रायोरिटी वाली प्रोसेस आ जाती है 3 पे। तो 3 पे अगर हाईएस्ट प्रायोरिटी वाली प्रोसेस P3 आती है तो इसे ही सीपीयू मिलना चाहिए। इसका रनिंग टाइम है 2। इसको रन करेंगे अप टू 5 टाइम यूनिट, और उसके बाद ये P3 आईओ के लिए चली जाएगी। P3 आईओ के लिए 3 टाइम यूनिट जाएगी, मतलब 8 पे वापस आ जाएगी।
बट आप देखेंगे 5 तक अब हमारे पास सिर्फ P2 ही अवेलेबल है। P1 6 पे अपना आयो फिनिश करने वाला है, तो 5 पे हम P2 को फिर से एक टाइम यूनिट के लिए रन करेंगे, रिमेनिंग इज स्टिल 1। और उसके बाद आप देखेंगे P1 अराइव्स फ्रॉम आयो। P1 की प्रायोरिटी और P2 की प्रायोरिटी में से P1 की हायर है, तो P1 को CPU देंगे। P1 को हम CPU 2 टाइम यूनिट के लिए देंगे अप टू 8, रिमेनिंग इज 1। और 8 पे हमारे पास P3 अराइव हो जाएगा अपना आयो खत्म करके, और ये P3 का प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है, तो पहले P3 को रन करेंगे 1 टाइम यूनिट 9 तक। P3 फिनिश हो गया है, तो फिनिश टाइम ऑफ P3 इज 9। ईदर ऑप्शन ए इज करेक्ट और बी इज करेक्ट। अब हम P3 के बाद नेक्स्ट प्रोसेस कौन सी रन करेंगे? हमारे पास P1 का एक बस्ट ये बचा हुआ है, P2 का एक बस्ट ये भी बचा हुआ है, तो पहले हम P1 रन करेंगे क्योंकि P2 की प्रायोरिटी लोएस्ट है, तो P1 रन किया 10 यूनिट टाइम तक, फिनिश हो गया P1। उसके बाद हम P2 रन करेंगे एक टाइम यूनिट 11। उसके बाद P2 आयो के लिए जाएगा 3 टाइम यूनिट, तो P2 आयो से वापस आएगा 14 पे, तब तक CPU आइडल। और उसके बाद एक टाइम यूनिट और P2 का 15 तक। तो फिनिश टाइम ऑफ P1 is 10, P2 is 15, 10, 15 एंड 9 ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऐसे एक क्वेश्चन सॉल्व होगा। हमने क्लासरूम में इसको डिटेल में देखा है, अगर आप लोग नहीं देखे हो तो देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन आप छोड़ सकते हैं, गैंग शेड्यूलिंग एंड ऑल हमें जरूरत नहीं है पढ़ने की। ये क्वेश्चन शायद आप लोगों ने किया होगा। शॉर्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट SRTF एल्गोरिदम है, वो प्रीएम्प्टिव एल्गोरिदम होती है। वेटिंग टाइम पूछा है P2 का। बताइए क्या आंसर आया आपका? डिड यू सॉल्व दिस क्वेश्चन? क्या आप लोगों ने ये क्वेश्चन सॉल्व किया? हाँ जी, क्या आंसर आया बताइए। टाइम 0 पर एक ही प्रोसेस है P1, अराइवल टाइम ये, एग्जीक्यूशन टाइम ये। P1 को रन करेंगे, 15 टाइम पर अगली प्रोसेस आ रही है, तो 15 टाइम तक इसको रन करें, रिमेनिंग इज 5। अब 5 टाइम यूनिट सबसे छोटा है, तो इसको कंटिन्यू ही कर दो 20 तक। ठीक है, 20 के बाद आपके पास और कोई नई प्रोसेस आई नहीं, सिर्फ P2 ही अवेलेबल है, तो P2 को रन कर दिया। P2 रन हुआ 20 से लेके 10 यूनिट टाइम 30 तक, रिमेनिंग इज 15। अब देखिएगा 30 पे एक नई प्रोसेस आ रही है विद रिमेनिंग टाइम 10। रिमेनिंग टाइम 10 है P3 पे, तो फिर पहले P3 को रन करना पड़ेगा 40 तक, कर दो रन। उसके बाद आप P2 को रन कर सकते हो फिर से, क्योंकि अभी P4 अराइव नहीं हुई है। P2 को आप पूरा रन कर सकते हो क्योंकि P4 और P2 में से छोटा टाइम बराबर अगर है, रिमेनिंग टाइम बर्स्ट टाइम 15 15, तो बाद में आने वाली प्रोसेस इसको प्रीएम नहीं कर पाएगी। तो P2 को रिमेनिंग टाइम के लिए आप रन कर दो 55 तक, उसके बाद P4 को रन करो 15 तक, 70 तक। यस वरुण, जब तक सारे क्वेश्चन डिस्कस नहीं हो जाते करेंगे आज। और अभी एज आई टोल्ड 15 से लेके 21 तक आई बी ऑन लीव, तो अभी आज के बाद फिर अगला सेशन हम कोशिश करेंगे 22 को लेने का। चलिए अब क्या वेटिंग टाइम पूछा है P2 का। P2 अराइव होती है 25 पे, नहीं 15 पे। P2 अराइव होती है 15 पे, यहां पे पहली बार CPU मिला 20 पे, तो इनिशियली 5 टाइम का तो वेटिंग यहां किया। उसके बाद 30 से लेके 40 और 10 टाइम, 15 टाइम यूनिट इसने वेट किया। वेटिंग टाइम विल बी 15। अगर आप यहां से भी चेक करना चाहें तो कर सकते हैं। कंप्लीशन टाइम क्या आएगा? कंप्लीशन टाइम ऑफ P2 इज 55। टर्न अराउंड टाइम आएगा 55 माइनस अराइवल टाइम 40, और वेटिंग टाइम आएगा 40 माइनस इसका एग्जीक्यूशन टाइम 25। 40 माइनस 25 15, तो आंसर इज 15, बी ऑप्शन। गुड, साक्षी ऑलरेडी हैड एन आंसर। ये क्वेश्चन बना। समझ में आया? नहीं? अच्छा, समझते हैं क्या है ये।
consider n number of jobs j1 to jn such that job ji has execution time ti. ठीक है, तो हर एक जॉब का एग्जीक्यूशन टाइम है ti एंड ए नॉन नेगेटिव इंटीजर वेट wi. तो आप अगर चार प्रोसेसेस मानो कि हमारे पास चार प्रोसेसेस हैं J1, J2, J3, J4, तो इनका एग्जीक्यूशन टाइम क्या है? इनका एग्जीक्यूशन टाइम है T1, T2, T3, T4 एंड वेट्स भी हैं कुछ, तो W1, W2, W3, W4. अब आगे क्या दे रखा है? The weighted mean completion time of jobs is defined by this. हर एक प्रोसेस का weighted mean completion time क्या है? ये रहा, ठीक है, और ये है क्या? Summation of weighted mean completion time of jobs. सारी jobs का weighted mean completion time है WI into TI का summation 1 से लेके सारी प्रोसेसेस तक का divided by weight, where TI is the completion time of job JI. तो आप क्या करेंगे? इस एग्जीक्यूशन टाइम के बेसिस पे हर एक प्रोसेस का कंप्लीशन टाइम निकालेंगे. कंप्लीशन टाइम मतलब कि जो हम निकाल रहे थे CT, ठीक है, तो इस प्रोसेस का कंप्लीशन टाइम है TI, इसका T1, T3, T4, ठीक है. फिर आप क्या कर रहे हो? इसका मल्टीप्लाई कर रहे हो, W1 इंटू T1 का मल्टीप्लीकेशन, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, वेट और कंप्लीशन टाइम का, फिर वेट और कंप्लीशन टाइम का, और वेट और कंप्लीशन टाइम का, सबका मल्टीप्लीकेशन किया. इनका समेशन आपने सारे वेट के समेशन से डिवाइड कर दिया. ये देखो यहां क्या किया, सारी प्रोसेसेस के वेट से सम से डिवाइड कर दिया. तो आपने क्या कहा कि आपने कहा वेटेड, ये वेटेड मीन कंप्लीशन टाइम जो है वो क्या है प्रोसेसेस का, W1 into T1 plus W2 into T2 such that W4 into T4 divided by W1 plus W2 plus W3 plus W4. ये ठीक है. Assuming that there is only one processor available, ठीक है. In what order must the jobs be executed? किस ऑर्डर में जॉब्स को एग्जीक्यूट करें in order to minimize the weighted mean completion time of jobs? इसको अगर हमें कम से कम करना है, मिनिमाइज करना है, तो किस ऑर्डर में प्रोसेसेस को रन किया जाए? ठीक है. अब देखो जी, एक सिंपल सी बात है, अगर आप छोटी प्रोसेसेस को पहले रन करोगे, है ना, सिंपल सी बात है, आपके पास मान लो तीन प्रोसेसेस हैं, मान लो तीन प्रोसेसेस हैं P1, P2, P3. P1 का रिक्वायर्ड टाइम या एग्जीक्यूशन टाइम है 1, इसका 2, इसका 3. अगर आपने पहली प्रोसेस जो छोटी है उसे पहले रन किया तो इसका कंप्लीशन टाइम कम आएगा. फिर P2 को नेक्स्ट रन किया जो कि नेक्स्ट छोटी है, तो कंप्लीशन टाइम आया 3. फिर P3 को रन किया तो 6 आया. बट अगर उल्टा कर दिया, तो अगर आपने P3 को रन किया तो 3 तो इसका ही कंप्लीशन टाइम आया, फिर P2 रन किया तो 5 इसका कंप्लीशन टाइम आया. मतलब कि प्रोसेसेस के कंप्लीशन टाइम जो है वो इंक्रीज हो जाएंगे अगर आपने पहले बड़ी बड़ी प्रोसेसेस को रन किया, तो लार्जर नंबर आएंगे कंप्लीशन टाइम्स में. आ रही बात समझ में? इसका 1 और 3 है, इसका 3 और 5 है. आ रही है? पहली प्रोसेस, एक प्रोसेस का कंप्लीशन टाइम यहाँ पे 1 ही आ रहा है, दूसरे का 3 आ रहा है, यहाँ पे एक ही प्रोसेस का 3, दूसरी प्रोसेस का 5, लास्ट का तो 6 ही आएगा. दैट इज श्योर. तो मुझे अगर कंप्लीशन टाइम प्रोसेसेस के कम से कम करने हैं तो एक सिंपल सी बात करनी है कि छोटी प्रोसेस को पहले रन करूं. यस और नो? अगर मुझे कंप्लीशन टाइम ये छोटा करना है सारी प्रोसेसेस का ऑन एन एवरेज, तो मुझे छोटी छोटी प्रोसेसेस को पहले रन करना पड़ेगा. इजंट इट ट्रू? अगर ये खाली ये पूछते कि आप कंप्लीशन टाइम को मिनिमाइज करो, तो हम बोल देते हैं कि आप इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन टाइम पे प्रोसेसेस को रन कर दो, कि सबसे छोटी प्रोसेस पहले, फिर उसके बाद नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, 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 इस तरीके से कर दो. बट इन्होंने क्या है ना, वेटेड सम की बात कर रखी है. अब वेटेड सम में
हम क्या कह रहे हैं कि हमें कंप्लीशन टाइम मिनिमाइज करना है। क्यों मिनिमाइज करना है भैया? कंप्लीशन टाइम इधर है ऊपर, अगर ये मिनिमम रहेगा तो ये कम रहेगा। अगर यहां पे कंप्लीशन टाइम प्रोसेसेस के मिनिमम रहेंगे तो ये कम रहेगा। इज दैट ट्रू? इसको मिनिमाइज करना है, यही है ना, मिनिमाइज द वेटेड मीन। यस, इसको मिनिमाइज करने के लिए मुझे कंप्लीशन टाइम कम कम करना पड़ेगा, और कंप्लीशन टाइम कम कम करने के लिए मुझे एग्जीक्यूशन टाइम ऐसा होना चाहिए इंक्रीजिंग या नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर बोल दो। नॉन डिक्रीजिंग मतलब कि एक प्रोसेस सबसे छोटी, दो प्रोसेस अगर बराबर है तो उनको पहले रन करो, उसके बाद नेक्स्ट। तो कंप्लीशन टाइम कम चाहिए, तो हमें सबसे पहले तो ये एग्जीक्यूशन टाइम छोटे छोटे प्रोसेसेस को पहले रन करना पड़ेगा, है ना। दूसरी चीज, अगर हमें ये कम चाहिए पूरी क्वांटिटी, तो वेट ज्यादा लेना पड़ेगा। पहले ज्यादा वेट वाली प्रोसेस को अगर रन कराओगे तो ज्यादा फायदा होगा। क्यों? ऐसा क्यों? या नहीं होगा बताओ। एसजेएफ तो लगा दिया, बट इस वेट को भी तो काउंटर करना पड़ेगा ना। इस वेट को भी तो काउंटर करना पड़ेगा। तो मैं चाहता हूं कि मैं ऐसे प्रोसेसेस को रन करूं उस ऑर्डर में जिस ऑर्डर में नॉट कंप्लीशन टाइम, एग्जीक्यूशन टाइम, एग्जीक्यूशन टाइम छोटा हो जिस प्रोसेस का, और बाद में बढ़े, और वेट ज्यादा हो किसी प्रोसेस का और बाद में कम हो जाए। तो मैं चाहता हूं कि एग्जीक्यूशन टाइम इंक्रीजिंग और वेट डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो। बट इंक्रीजिंग में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं होगा, नॉन डिक्रीजिंग बोलूंगा। नॉन डिक्रीजिंग इसलिए क्योंकि मुझे अगली वैल्यू बराबर चाहिए, चलेगा, छोटी नहीं होनी चाहिए। तो ये नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में आएगा, और ये नॉन इंक्रीजिंग ऑर्डर में आएगा। ठीक है। अब मेरे पास नॉन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दो अलग अलग ऑप्शन नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, मैं इन दोनों में से एक को, जैसे नॉन इंक्रीजिंग ऑर्डर है तो नॉन इंक्रीजिंग ये है कि वेट नॉन इंक्रीजिंग में होना चाहिए, तो एग्जीक्यूशन टाइम नॉन डिक्रीजिंग को मैं क्या कर दूंगा, 1/, एग्जीक्यूशन टाइम। ये क्या हो जाएगा, नॉन इंक्रीजिंग ऑर्डर में, उल्टा कर दिया मैंने इसको, ये नॉन इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो। तो वेट नॉन इंक्रीजिंग ऑर्डर में, 1/, एग्जीक्यूशन टाइम नॉन इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो ये बन जाएगा ये वाला कि WI/TI के नॉन इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमें प्रोसेसेस को रन करना पड़ेगा, कि इनकी वैल्यू जिसमें सबसे बड़ी है उसको रन कर दो, उसके बाद नेक्स्ट 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 एंड सो ऑन, हमारा काम बन जाएगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट। जी अदिति जी, बिल्कुल सही आपने पकड़ा है, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। टिपिकल क्वेश्चन था, वंस इन लाइफ टाइम टाइप। चलिए, ये if time slice used in round robin scheduling is more than maximum time required to execute any process, then the policy will degenerate to first come first serve, सी ऑप्शन। ये तो क्लासरूम का बहुत नॉर्मल सा कंसेप्ट है जो हम बहुत बार देखते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, विच वन अबोव आर ट्रू। If a process makes a transition D, this one running से terminated, it would result in another process making transaction A immediately. मतलब एक प्रोसेस रनिंग से टर्मिनेटेड गई तो दूसरी प्रोसेस रेडी रेडी स्टेट में अराइव होती है, इसकी वजह से नहीं, कोई कंपल्शन नहीं है ऐसा, तो ये फॉल्स है। ऐसा नहीं होता है कि एक प्रोसेस रनिंग से टर्मिनेट हो गई तो दूसरी प्रोसेस हम रेडी स्टेट में ले आएंगे ना।
सेकेंड, अ प्रोसेस P2 in blocked state can make transition E, ये वाला, टू रेडी स्टेट while another process P is in running state. बिल्कुल ट्रू है, ये ट्रू है, पॉसिबल है कि एक प्रोसेस रनिंग में है, दूसरी प्रोसेस ब्लॉक से रेडी में आ गई. द ओएस यूजेस प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग. हाँ जी, बिल्कुल प्रीएम्प्टिव है क्योंकि रनिंग से रेडी का हमारे पास ट्रांजिशन है. ओएस नॉन प्रीएम्प्टिव नहीं, प्रीएम्प्टिव है ये तो सेकंड एंड थर्ड आर ट्रू. सी ऑप्शन इज करेक्ट. ये देखिए, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट शेड्यूलिंग में कॉज स्टारवेशन. बिल्कुल, बड़ी प्रोसेस स्टार्व कर सकती है. प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग में कॉज स्टारवेशन, ये भी ट्रू है. प्रीएम्प्टिव में भी स्टारवेशन हो सकता है. राउंड रॉबिन इज बेटर देन एफसीएफएस इन टर्म्स ऑफ रिस्पांस टाइम. बिल्कुल सही, ऑल आर करेक्ट. ये प्रीएम्प्टिव एसआरटीएफ का क्वेश्चन है. एवरेज वेटिंग टाइम पूछा गया है. क्या आ रहा है? 5. 0 टाइम यूनिट पर P0 आया, 1 टाइम यूनिट चला, रिमेनिंग इज 8. उसके बाद 1 टाइम यूनिट पर एक और प्रोसेस आती है P1 जो कि सबसे छोटी है, तो P1 रन हो जाएगी पूरी खत्म होने के बाद में P0 को रन करेंगे. 8 टाइम यूनिट बचा हुआ है 13 तक, और उसके बाद P2 को रन करेंगे 9 टाइम यूनिट 22 तक. वेटिंग टाइम P0 की बात करें तो P0 का वेटिंग है 1 से लेके 5 4, और P1 का वेटिंग है 0, P2 का वेटिंग है 2 से लेके 11. 15 डिवाइड बाय 3 5. एवरेज वेटिंग टाइम विल बी 5. है ना? आया? सब लोगों का आंसर आया था जिन्होंने ट्राई किया. ये तो बहुत इजी है. एफसीएफएस और आरआर में आपको बताना है कि कौन सी प्रोसेस कंप्लीट हो रही है किस ऑर्डर में. एफसीएफएस में तो जिस ऑर्डर में अराइव होगी उसी ऑर्डर में कंप्लीट होगी. 0, P1, P2, P3, 1 2 3. तो या तो सी ऑप्शन करेक्ट है या ए. बी तो और डी तो गया क्योंकि एफसीएफएस ही गलत है. यहाँ एफसीएफएस तो रन करने की जरूरत ही नहीं. देखो, क्वेश्चन में पूछा है कि किस ऑर्डर में कंप्लीशन होता है प्रोसेसेस का. एफसीएफएस में तो जिस ऑर्डर में आती है पूरी उस ऑर्डर में रन होगी और कंप्लीट भी होगी. पहले P1 को चांस मिलेगा, फिर P2 को, फिर P3 को. आरआर थोड़ा डिफरेंट है. आरआर में आपको रेडी क्यू देखनी पड़ेगी. रेडी क्यू क्या होगी? 0 टाइम यूनिट पर P1 आया, है ना. आरआर राउंड रॉबिन क्वांटम 2 है, 2 यूनिट टाइम तक चला, 3 बचा. अब 2 यूनिट टाइम पर जब P1 अराइव हुआ था या रन हो रहा था तब अप टू 2 P2 भी आ चुका था, तो P2 आया और P1 उसके बाद में ऐड हो गया. यहाँ P3 अभी तक आया नहीं है. अब P2 रन होगा 2 to 4, 2 to 4 रिमेनिंग इज 5. तब जाके P3 ऐड होगा यहां पे, और उसके बाद में P2 लास्ट में. अब आप रन कर दीजिए 1 3 2 के सीक्वेंस में. 1 रिमेनिंग इज 1, देन 3 remaining is 2, and then 2 remaining is 3, then again 1 11 finish. P1 फिनिश हो गया पहले, उसके बाद P3 अगेन 13 फिनिश हो गया, and then P2 will finish. तो P1 P3 and P2 1 3 2. ऑप्शन सी इज करेक्ट. थोड़ा सा अगर ध्यान ना दे कोई बच्चा तो बस 1 2 3 करके रन कर देगा और दैट्स इट. ये जो हमने सीक्वेंस देखी थी कि रेडी क्यू कैसे मेंटेन करनी है, एक बार सारी अराइव हो गई तो उसी सीक्वेंस में कंप्लीट होगी ना. कैसे हो सकता है जय ऐसा? मल्टीपल अगर प्रोसेसेस से मल्टीपल बर्स्ट पे चलेंगी तो आगे पीछे फिनिश हो सकती है ना बेटा. अरे बाबा, कैसे कह सकते हो? किसी का रन टाइम कम है, किसी का ज्यादा है, तो सीक्वेंस बदल सकती है ना. जय, ये प्रीएम्प्टिव है, नॉन प्रीएम्प्टिव नहीं, है ना. चल, यस. ये हमने क्लासरूम में देखा था, बड़े डिटेल में इसको डिस्कस किया था कि अगर आपके पास एक प्रोसेस सिनारियो है जिसमें सारी प्रोसेसेस टाइम 0 पर आ चुकी हैं और उन सब की प्रोसेसेस की प्रायोरिटी 0 है, उन सब की प्रायोरिटी प्रोपोर्शनल टू वेटिंग टाइम है, वेटिंग टाइम बढ़ा की प्रायोरिटी बढ़ी,
और सारी प्रोसेसेस की प्रायोरिटी को आप टी टाइम पे रीइवैल्यूएट करते हो। तो एक प्रोसेस जो रन करेगी उसका वेटिंग टाइम बढ़ेगा नहीं, बाकी का बढ़ जाएगा। जिनका बढ़ेगा तो फिर ये प्रोसेस प्रीएम्प्ट होकर और दूसरी प्रोसेस आ जाएगी। फिर ये प्रोसेस रन कर रही है, दूसरी प्रोसेस का वेटिंग टाइम बढ़ गया तो दूसरी प्रोसेस को चांस मिलेगा। ऐसे हर टी टाइम यूनिट पर हमारे पास हर एक प्रोसेस ऐसे रन होती जाएगी और वो हो जाएगा राउंड रॉबिन विद टाइम स्लाइस इज इक्वल टू टी। हर एक टी टाइम यूनिट पर हर एक प्रोसेस प्रीएम्प्ट होके आगे बढ़ती जाएगी। अगेन एसआरटीएफ का क्वेश्चन। सेवन पॉइंट टू आया, चलो चेक कर लेते हैं एक बार। क्या पूछा गया है? टर्न अराउंड टाइम, एवरेज टर्न अराउंड टाइम है ना, 0। 0 पर ए अराइव हुई, फिर क्या? एसआरटीएफ है तो अप टू 3 मैंने इसको रन किया, रिमेनिंग टाइम इज 3। और अप टू 3 एक नई प्रोसेस आई है जिसका रिमेनिंग टाइम 2 है और बहुत छोटी है, तो बी को रन करना पड़ेगा 5 तक, पूरा ही रन हो जाएगी। 5 पर एक और प्रोसेस आती है, रिमेनिंग टाइम 4, बहुत बड़ा है 3 से, तो फिर वापस ए का चांस हुआ, अप टू 8 ये रन हो गई, फिनिश कर देंगे इसको। 8 तक हमारे पास ये दो प्रोसेसेस हैं, हमने सी को रन किया, अगर 2 टाइम यूनिट भी रन करेंगे रिमेनिंग इसका वैसे ही छोटा हो जाएगा 3 से, तो हम इसी को कंटिन्यू कर देंगे 8 + 4 12 तक, सी फिनिश। उसके बाद अब 12 तक ये दोनों आ चुकी हैं, डी और ई। पहले ई को रन करेंगे 3 टाइम यूनिट 15 तक, उसके बाद डी को रन करेंगे 6 टाइम यूनिट 21 तक। कंप्लीशन टाइम ए का है 3, बी का है 5, नहीं नहीं, ए का 8 है, बी का है 5, सी का है 12, डी का है 21 और ई का है 15। टर्न अराउंड टाइम देखें, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम 2, 12 माइनस 5 7, 21 माइनस 7 14, 15 माइनस 10 5। अब एवरेज टर्न अराउंड टाइम अगर देखेंगे तो यह आ जाएगा 10 और 7 5 12, 22, 32, 36/5 7.2, बिल्कुल सही है। 7.2 हमारा भी आंसर निकल रहा है। यहां 2014 से एनएटी टाइप के क्वेश्चंस इंक्लूड हो गए थे, पहली बार हुआ था ऐसा कि एनएटी टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हों एग्जाम में। बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा था क्योंकि आंसर्स किसी को नहीं पता होता था कि क्या होना चाहिए करेक्ट। चलिए, ये बहुत ही गजब क्वेश्चन, कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन जरूरी है। देखो क्वेश्चन में है क्या, 3 प्रोसेसेस ए बी सी, ये बना आप लोगों से? नहीं, यहां से बनाने हैं अभी, अच्छा ठीक है। 3 प्रोसेसेस ए बी सी, ईच एग्जीक्यूट अ लूप ऑफ 100 इटरेशंस। तो अगर अभी आप लोगों ने बनाए नहीं है, कोई भी नहीं बनाए हैं, तो फिर क्या क्या करें? रुके, कितने लोगों ने ये क्वेश्चन बना लिए हैं ऑलरेडी? हाउ मेनी ऑफ यू ऑलरेडी हैव डन दीज क्वेश्चंस? चलो एक काम करो, ये क्वेश्चन अभी बनाओ, लो 5 मिनट लो, 2 मिनट लो, जल्दी से पढ़ो, पहले पढ़ो, ट्राई करो इसको बनाने का अभी। ट्राई करो इसको, क्वेश्चन को बनाने का, सोचो जरा कैसे होगा।
सोचो सोचो सोचो, आई एम वेटिंग। कर रहे हो ना ट्राई? ठीक है। थाउजेंड आ रहा है, थाउजेंड आ रहा है, चलो ठीक है, समझते हैं क्या कैसे सॉल्व करेंगे इसको। 3 processes A B C each execute a loop of 100 iterations। तो 100 टाइम्स चल रही हैं 3 प्रोसेसेस A B C। इन ईच इटरेशन ऑफ द लूप a process performs a single computation that requires TC CPU milliseconds। तो हर एक प्रोसेस पहले TC टाइम CPU पे रन करती है एंड देन इनिशिएट्स अ सिंगल IO ऑपरेशन दैट लास्ट फॉर TIO। तो फिर IO ऑपरेशन इसके लिए जाती है। इट इज assumed that computer where the processes execute has sufficient number of IO devices and the OS of computer assigns different IO devices to each process। मतलब इनफ नंबर ऑफ IO devices हैं और सारी की सारी प्रोसेसेस को अलग अलग IO devices मिलेंगे, तो IO के लिए कोई वेट नहीं होगा। गुड मॉर्निंग पार्थ। The scheduling overhead of OS is negligible। Processes have following characteristic। ठीक है। The processes are started at time 0, 5 and 10 respectively in a pure time sharing system round robin scheduling। time slice 50 millisecond। the time millisecond जब C completes its first IO operation is। C अपना first IO operation कब finish करेगी। चलो तो एक काम करते हैं, ये गैंट चार्ट बनाने की कोशिश करते हैं। टाइम 0 पर हमारे पास सिर्फ एक ही प्रोसेस अवेलेबल है, वो है
ए, क्योंकि इसका अराइवल टाइम दे रखा है 0 और क्या दे रखा है 5 और 10, डजेंट मैटर, 0 पर ए अवेलेबल है, ए को रन करेंगे, 50 टाइम यूनिट रन करेगा, रिमेनिंग इज 50। उसके बाद 50 तक बी और सी दोनों आ चुकी होंगी, तो उसी सीक्वेंस में हम बी और सी को भी रन कर सकते हैं। नेक्स्ट 50, रिमेनिंग इज 300, और उसके बाद सी अप टू 150, रिमेनिंग इज 150। अब फिर से ए बी सी रन करो, तो 200, 250 एंड 300, रिमेनिंग, ए का रिमेनिंग खत्म, बी का रिमेनिंग है 250 और 3 सी का रिमेनिंग है 100, है ना। अब क्या, अब हमारे पास ए जो है वो चले गया आयो के लिए, ए आयो के लिए चले गया 500 टाइम्स, ए यहां फिनिश हुआ, आयो के लिए गया, 700 पे वापस आएगा, तो 200 पे गया प्लस 500, 700 पर वापस आएगा ये। तब तक बी और सी बचे। अब इसका 2 बार का रन हो चुका है, 250 टाइम बचा हुआ है, ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं, अराइवल की जरूरत है, अब यहाँ बची नहीं है, तो इसका 250 बचा है, इसका 100 बचा हुआ है। अब आप बी और सी को 2-2 बार तो रन कर ही सकते हो, 350 400, 450 500, ठीक है, 2-2 बार रन किया तो ये 150 बचा, ये 0 बच गया। अब सी 0 टाइम यूनिट पर 500 के लिए आयो के लिए गया, तो 500 प्लस 500, टोटल 1000, तो 1000 पर सी का पहला आयो ऑपरेशन फिनिश हो जाएगा, आंसर विल बी 1000। बिल्कुल सही निकाला आप लोगों ने, वाह, दैट्स ग्रेट, आई एम हैप्पी। साक्षी, अदिति, जय, ग्रेट, आंसर आ रहे हैं, सही आ रहे हैं, अमेजिंग। चलिए अगला प्रश्न देखिए, ये क्विकली इसको भी बना लो। सेकेंड सेम में मैथ में बैक लग गई, बहुत सारे लोगों को लगती है बेटा, बहुत सारे लोगों को लगती है। डिमोटिवेशन नहीं, एक बार ने एक बार कहीं ना कहीं किसी ने किसी को फेल होना ही पड़ता है, तभी रियल रियलिटी पता चलती है लाइफ की, कि बिना मेहनत किए काम नहीं चलता है। मेरे एक फ्रेंड के बारे में बताता हूं, एक स्टूडेंट सेकेंड सेम में, एक मैथ 2 होता था हमारे, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2, M2 जिसको बोलते थे, बहुत टफ होता था हमारी इंजीनियरिंग ब्रांच में, बहुत टफ, उसमें उसे बैक लगी। देन लेटर ऑन दैट स्टूडेंट प्रिपेयर फॉर गेट, फाइनल ईयर में कुछ हुआ नहीं, टीसीएस मिला, ज्वाइन किया, टीसीएस ज्वाइन करने के बाद मजा नहीं आया, छोड़ दी, फिर से गेट की प्रिपरेशन की, ट्रिपल आईटी हैदराबाद मिला, ठीक ठाक रैंक आई तब, और अलग से एग्जाम लिखी इसकी तब, ट्रिपल आईटी हैदराबाद की एग्जाम क्रैक करके, एंड नाउ द स्टूडेंट इज इन गूगल। तो ये इंजीनियरिंग एग्जाम्स जो हैं उनको क्रैक करने का थोड़ा सा फॉर्मूला सीखना पड़ेगा हमें। आरजीपीवी बेकार कॉपी चेक नहीं करते हैं बेटा, ऐसे भी बेकार कॉपी चेक नहीं करते हैं कि आपने लिखा और आपको मार्क्स ही नहीं मिले, है ना, ऐसा नहीं होता है कि आपने सही किया और उन्होंने मार्क्स नहीं दिए, आगे पीछे हो सकता है बट इतना भी नहीं। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं ठीक है, तो आप नंबर चैलेंज करो, पढ़ने से फर्क नहीं पड़ता, क्या लिखा है आपने, किस तरीके से लिखा है, सही भी लिखा है फिर भी गलत कर दिया, ऐसा नहीं होता, और लगता है तो डाल दो। डीमोटिवेशन नाम की चीज दुनिया में जो है ना, वो हर किसी को लेके जाती है, जो अच्छे अच्छे लोग हैं उनको भी ले डूबती है। डिमोटिवेट हो गए तो आगे की भी पढ़ाई नहीं कर पाए, वो बैग तो गई गई और ये भी गया, खत्म। हाँ, मैं भी आरजीपीवी से ही था, मुझे भी पता है, और कैसे मार्क्स आने हैं, कैसे निकालना है किसी पेपर को, ये भी पता है।
हाँ जी, ये बताइए। Operating system uses shortest remaining time first scheduling algorithm for preemptive this. Arrival time these average waiting time निकालना है, निकाल लो जल्दी से। टाइम 0 पर हमारे पास P1 अवेलेबल है, P1 को रन करेंगे 2 टाइम यूनिट, ट्यूब पे नई प्रोसेस आ रही है, रिमेनिंग इज 10, नई प्रोसेस बहुत छोटी, सबसे ही छोटी इनफैक्ट, तो P2 रन हो जाएगी, रिमेनिंग अप टू 6 टाइम तक खत्म। फिर 6 टाइम तक ये आ चुकी, ये बहुत छोटी है, इसको रन करेंगे P3, P3 कंटिन्यू ही होगी क्योंकि 8 टाइम यूनिट तक कोई दूसरी प्रोसेस आती नहीं है, ये अगर एक भी चल गई तो फिर खत्म। तो हम P3 रन करेंगे 6 टाइम यूनिट तक, 16 12 तक, उसके बाद P4 रन करेंगे 5 तक, 17, और लास्ट में P1 27 तक। एवरेज वेटिंग टाइम पूछा है, वेटिंग P1 का है हमारा 17, P2 का 0, P3 3 पे आई हुई, 6 को मिला 3, और P4 का है 4 डिवाइड बाय 4, 24/4 6 आया। कुछ गड़बड़ की मैंने, P1 का वेटिंग टाइम, ओ अराइवल 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 मैंने देखा नहीं, P1 15 नॉट 17, 15, 22/4 5.5, ये है आंसर्स। कोई प्रोसेसर आए हुआ आपके वहां? अरे वो आते रहते हैं कोई कोई लोग। मेरे साथ प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास एक एआई सॉफ्टवेयर है क्रिस्प, जो मैं यूज नहीं कर पा रहा हूँ, रीजन बीइंग मैं पेमेंट नहीं कर पा रहा, इंडियन क्रेडिट कार्ड से पेमेंट नहीं हो रहा मेरे। अच्छी बात है, आप अपने आप की सक्सेस के लिए मेहनत करते रहो बेटा। चलो ये बताओ, आपका डीएस मेरी कॉलेज में 50% लोग देखते हैं। कौन सा कॉलेज है बेटा आपका? कहाँ है ये यूआईटी, कौन सी सिटी में? अच्छा, आरजीपीवी का ही जो यूनिवर्सिटी है, वो यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट, यूआईटी, ओके ओके फाइन, दैट्स ग्रेट। मेरे और भी कोर्सेस हैं, सीओए भी है, ओएस भी है, डीबीएमएस भी है, सी प्रोग्रामिंग भी है, डीएस भी है, सबको शेयर कर देना। और बाकी लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करो, दिस इज वन ऑफ द अमेजिंग क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो है ये बहुत गजब क्वेश्चन है। आठ आ रहा है, नहीं गड़बड़ किए गई। चलो समझते हैं क्वेश्चन क्या दे रखा है। कंसीडर ए यूनिप्रोसेसर सिस्टम executing three tasks T1, T2, T3, each of which composed of an infinite sequence of jobs or instances। मतलब T1, T2, T3 के मल्टीपल इंस्टेंसेस आते रहेंगे आते रहेंगे आते रहेंगे, इनफाइनाइट है।
which arrive periodically at interval 3, 7 and 20 milliseconds. मतलब कि T1 की हर एक नई नई इंस्टेंस हर एक 3 सेकंड पे आती रहेगी या 3 मिली सेकेंड पे आती रहेगी। T2 की हर एक नई इंस्टेंस 7 पे और T3 की हर एक नई इंस्टेंस 20 मिली सेकेंड्स पे आती रहेगी। द प्रायोरिटी ऑफ ईच टास्क इज इनवर्स ऑफ इट्स पीरियड। पीरियड का इनवर्स मतलब पीरियड छोटा प्रायोरिटी ज्यादा, पीरियड बड़ा प्रायोरिटी कम, पीरियड सबसे बड़ा प्रायोरिटी सबसे कम। The available tasks are scheduled in the order of priority, which is highest priority task first. Each instance T1, T2, T3 requires execution of 1 to 4 milliseconds. Given that all task initially arrives at beginning of first millisecond. Beginning of first millisecond मतलब कि फर्स्ट मिलीसेकेंड के होने के पहले ही, 1 मिलीसेकेंड के बाद नहीं, 1 मिलीसेकेंड होने के पहले मतलब जीरो पे अराइव हुई है। तो एक एक जीरो पे अराइव हुई है। अराइवल टाइम एक एक जीरो पे है, पहला पहला। ठीक है, देखो एक मैं इसका एक चार्ट बना देता हूं, आपको थोड़ा सा क्लियरली समझ में आएगा कि यहां पे है टास्क या जॉब्स, इनके अराइवल टाइम, बर्स्ट टाइम्स। सबसे पहले तो टास्क T1, T2, T3 अराइव हुई 0, 0, 0 पे, बर्स्ट टाइम से 1, 2 और 4। उसके बाद T1 का एक और नया इंस्टेंस आएगा पीरियड ऑफ 3 मतलब 1 + 3 4 पे वापस, तो अराइवल टाइम 4 रहेगा, बर्स्ट टाइम अगेन 1 ही रहेगा। फिर T1 का एक और इंस्टेंस आएगा 7 पे, बर्स्ट टाइम 1 ही रहेगा। एंड ऐसे T1 का एक और इंस्टेंस आएगा 10 पे, बर्स्ट टाइम 1 ही रहेगा। सिमिलरली T2 का हर एक इंस्टेंस कितने ड्यूरेशन में आ रहा है? 7 में, 7 तो 0 + 7 7, तो T2 का एक इंस्टेंस 7 पे अराइव होगा, बर्स्ट टाइम 2। फिर सॉरी नॉट 7, 8 लिखना चाहिए मुझे। T2 का एक इंस्टेंस आएगा 7 + 0, ओ सही सही लिखा था यार, उल्टा कर दिया मैंने, ओप्स गलती कर दी मैंने, यहाँ पे +3 है ना, तो 0 + 3 3, फिर 3 + 3 6 9, T1 का एक और इंस्टेंस आएगा 12 पे एंड सो ऑन, है ना। T2 का एक इंस्टेंस कब आएगा? +7 पे, तो T2 का एक इंस्टेंस आएगा 7 पे, फिर दूसरा आएगा 14 पे एंड सो ऑन। बर्स्ट टाइम कितना होगा इनका? वही 2 2। इस तरीके से आपको समझना है। अब क्वेश्चन में पूछा है T3 कंप्लीट्स इट्स फर्स्ट एग्जीक्यूशन, पहला इंस्टेंस T3 का कब कंप्लीट होगा? ये देखिएगा, प्रीएम्प्टिव है या नॉन प्रीएम्प्टिव एल्गोरिदम है? ये कुछ लिखा है क्या? प्रीएम्प्टिव है। टास्क प्रीएम्पशन आर अलाउड लिखा है, ठीक है। तो चलाते हैं जीरो टाइम पर, जिसका पीरियड छोटा, मतलब T1 की अल्टीमेटली प्रायोरिटी ज्यादा है T2 से, T2 की प्रायोरिटी ज्यादा है T3 से। तो T1 को हमने रन किया, एक टाइम यूनिट फिनिश हो गया। फिर T2 के चांस आया, T2 का चांस आया, 2 टाइम यूनिट रन नहीं कर पाएंगे इसको, कि कर पाएंगे, कर दिया हमने, 2 टाइम यूनिट इसको फिनिश किया, ये फिनिश हो गया। अब +2 अगर हमने किया T तक, नहीं नहीं ये नहीं बेटा, ये देखो, बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट मिली सेकेंड, बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट मिली सेकेंड मतलब पहले पहले मिली सेकेंड के भी बिगिनिंग में, तो 0 पे ही आ जाएंगे ना। है ना। अब 1 से लेके 3 T2 रन हुआ, 3 पे फिर से T1 आ गया एक और नया, 4 तक रन हुआ, ये खत्म। अब हम T3 रन कर सकते हैं, क्योंकि ना तो हमारे पास अब T2 है ना T1 है, T3 की लोएस्ट प्रायोरिटी है, T3 को रन करेंगे, 2 टाइम यूनिट रिमेनिंग इज 2। अब 6 पे फिर से T1 आ गया, तो T1 रन हुआ 7 तक, फिनिश। फिर 7 पे T2 फिर से आ गया 9 तक, फिनिश। फिर 9 पे फिर से T1 आ गया 10 तक, फिनिश। अब क्या, 12 पे नया T1 आएगा, 14 पे नया T2 आएगा, तब तक 12 तक हम T3 को रन कर सकते हैं, T3 रन होगा 12 तक, फिनिश।
देखो जरा, 12 विल बी द आंसर। देखो चेक करो जल्दी से। ठीक है, चलिए फाइन। तो आप बाकी के क्वेश्चंस आप लोग एक बार और ट्राई कर लो, और फिर अगले 3 3 6 10 10 12 क्वेश्चंस और बचे हुए हैं, तो फिर अगले सेशन में हम उन क्वेश्चंस को भी उठा लेंगे और डिस्कस कर लेंगे। अभी काफ़ी सारे क्वेश्चंस काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने डिस्कस हुए नहीं है, तो वो पेंडिंग में रह जाएंगे अदरवाइज। बेटा दुनिया में काफ़ी सारे लोग गांव से कहाँ कहाँ पहुंच गए हैं। आई हैव सीन वन एग्जाम्पल, जहाँ पे मेरे ही कॉलोनी में कॉर्नर पे एक पंचर शॉप वाले अंकल थे, जिनकी शॉप थी पंचर शॉप, आई मीन पंचर बनाने की ही शॉप थी। उन्होंने अपने बच्चे को इंजीनियर बनाया गवर्नमेंट कॉलेज से। इंजीनियर बनने के बाद उसका प्लेसमेंट हुआ इन्फी में, और वो ये चले गया यूएसए। वो बंदा आप करोड़ों में कमा रहा है, और वो अंकल लिटरली एक ही शर्ट में मैंने पूरी जिंदगी देखा है उनको। इन्फोसिस में प्लेसमेंट हुआ था 2007-8 के अराउंड उनका, पर वो अंकल ने उनको इंजीनियरिंग करवाई कंप्यूटर साइंस से, और वो बच्चा बहुत टैलेंटेड था। आई मीन मेरे से बड़े थे भैया, बट दैट इज व्हाट द लाइफ। अगर आप में टैलेंट है तो आप कहीं भी कुछ भी कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर दैट। बन तो गया बट काफी स्लो। अदिति जी, ऐसे क्वेश्चंस बनाने के लिए मैंने हमेशा स्टूडेंट्स को कहा है कि आईआईएससी बैंगलोर जब भी एग्जाम कंडक्ट कराता है, कहीं ना कहीं से पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन बनवाते हैं, कौन बनाते हैं, वो 5-6 क्वेश्चन ऐसे देते हैं इस टाइप के जिनमें ज्यादा टाइम लगता है। तो हम क्या करेंगे ना, देखे देखे क्वेश्चंस, जो सीन क्वेश्चंस होते हैं ना, उन सीन क्वेश्चंस को जल्दी जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे करेक्टली, क्योंकि हमारी अच्छी खासी प्रैक्टिस होगी उन पे, खूब सारी प्रैक्टिस करके जाएंगे, ताकि जो अनसीन और न्यू क्वेश्चंस आए उनको आखिरी में काफी सारा टाइम हम दे पाए। अनसीन है, टफ है, अजीब सा क्वेश्चन है, सबसे आखिरी में सॉल्व करेंगे हम। शुरुआत में सीन और अंडरस्टैंडेबल क्वेश्चन जो एक बार में क्विकली क्लिक हो जाए, सॉल्व हो जाए, ऐसे क्वेश्चंस हम पहले सॉल्व करेंगे। तो इनको हम 2 आवर्स में फिनिश करने की कोशिश करेंगे, नहीं तो कम से कम 2 आवर 15 मिनट में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ताकि लास्ट में अनसीन क्वेश्चंस को हमें जल्दी से सॉल्व करने को भी ना मिले तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम 10 मिनट एक एक क्वेश्चन को भी देते हैं तो भी हमारा काम हो जाए। 10 10 10 करके कम से कम 4 क्वेश्चन हम सॉल्व कर पाए तो 8 मार्क्स हम आराम से एक्स्ट्रा ला सकते हैं। जो लोग अनअकैडमी प्लस पर नहीं है और आना चाहते हैं, आपको 100% तक की स्कॉलरशिप मिल जाएगी अगर आप ये टेस्ट लिखेंगे 24 सितंबर को। तो ये 24 सितंबर 45 मिनट में आपको टेस्ट मिलेगा। बिग रिवॉर्ड्स मिलेंगे, आईपैड, मैकबुक एयर, डेल लैपटॉप, सैमसंग मोबाइल, JBL स्पीकर टाइप के। तो जल्दी से आप लोग इसके लिए रेडी हो जाओ। ये होने वाला है 24 सितंबर को। अगर इसके लिए कोई कोड वोड लगे तो लगा देना, ये VDIP 10, नहीं लगे तो डायरेक्टली एनरोल कर लेना, बट कर लेना। टेस्ट लिखने में बुराई नहीं है, जो अनअकैडमी प्लस के स्टूडेंट्स भी हैं तो टेस्ट लिखने में कोई बुराई नहीं, लिख दो। टेस्ट लिखने में बुराई इसलिए नहीं है क्योंकि एक आइडिया आ जाएगा आपको कि जब प्रेशर आता है ना दिमाग पे, तब आपको कितना दिमाग चलता है आपका। क्योंकि प्रेशर सिचुएशन में जो अच्छा परफॉर्म कर लेता है ना, बस उसी की वाह वाही होती है।